नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज हमारा देश एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता के साथ समझौता करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। इसीलिए घुसपैठ और उसके कारण होने वाले डेमोग्राफी चेंज से निपटने के लिए लिया गया अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनका संकल्प अब दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। सीमाओं पर हाईटेक निगरानी से लेकर सुरक्षा बलों को जो खुली छूट देने तक, घुसपैठ के हर रास्ते को बंद करने के लिए अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने कमर कस ली है। उन्होंने साफ शब्दों में संदेश दिया है कि अवैध घुसपैठियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज के खिलाफ एक नए मिशन का आगाज हो गया है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि घुसपैठ ने देश के किन किन राज्यों की डेमोग्राफी को बदल कर रख दिया है। आज हम आपके सामने बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, दिल्ली और मुंबई के वो चौंकाने वाले आंकड़े दिखाएंगे जो आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि घुसपैठ का जहर किस कदर फैल चुका है। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो जो सीमावर्ती इलाके कभी अवैध घुसपैठ और देश विरोधी ताकतों के लिए आसान रास्ता माने जाते थे, वहां अब मोदी सरकार ने लोहे की किलेबंदी शुरू कर दी है। नई दिल्ली में सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा की सुरक्षा का अभेद प्लान देश के सामने रख दिया। गृह मंत्री ने साफ किया कि सीमा पर बदलती आबादी यानी डेमोग्राफी चेंज की सबसे बड़ी वजह अवैध घुसपैठ है, और अब सरकार रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ इस पर रूथलेस यानी बेहद कठोर प्रहार करेगी। अमित शाह ने बताया कि देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने के लिए मजबूत तंत्र तैयार किया जा रहा है, और इसके लिए एक विशेष डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की गई है। साथ ही उन्होंने सीमांत इलाकों की आबादी में हो रहे किसी भी असामान्य बदलाव की सूचना तुरंत जमीनी स्तर से शीर्ष स्तर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सीमा सुरक्षा को लीक प्रूफ बनाने के लिए रणनीति के तहत म्यांमार बॉर्डर पर 1610 किलोमीटर लंबी लोहे की बाड़ लगा रही है। इसका सीधा मकसद प्रॉक्सी वार, घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज, कट्टरपंथ, ड्रग्स तस्करी, ड्रोन और साइबर क्राइम जैसे खतरों को जड़ से खत्म करना है। गृह मंत्री ने भरोसा जताया कि स्मार्ट बॉर्डर की कल्पना के साथ भारत का सुरक्षा तंत्र जल्द ही दुनिया में सबसे आधुनिक होगा। आप भी सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। मैं आंकड़े देना नहीं चाहता, बहुत लंबी बात है, मगर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। सीमा सुरक्षा और टेक्नोलॉजी, हमने स्मार्ट बॉर्डर का जो कंसेप्ट लिया है, इसके अंदर ढेर सारी चीजें ली है हमने, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, जिसके अंदर रडार भी है, हाई रेजोल्यूशन कैमरास भी है, घुसपैठ रोकने के लिए चेतावनी देने का तंत्र भी है, कई प्रकार की व्यवस्था है। विश्व की सबसे आधुनिक बॉर्डर सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले समय में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठ के खिलाफ लगाम लगाना, और इसके लिए केंद्र और खासकर पश्चिम बंगाल सरकार ने मिलकर एक बेहद सख्त और व्यापक रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। घुसपैठ को रोकने, अवैध प्रवासियों को उनकी पहचान करने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सिलसिलेवार कदम उठाए जा रहे हैं। वो कदम क्या हैं, आइए एक नजर डालते हैं। देखिए, हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी। इसी मिशन को धरातल पर उतारते हुए 26 मई 2026 को गृह मंत्रालय ने रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति देश के डेमोग्राफी चेंज का अध्ययन करेगी। इसके साथ ही समिति को देश में रह रहे घुसपैठियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और एक समयबद्ध तरीके से वापस भेजने के लिए एक स्थायी कानूनी ढांचा तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइए अब आगे चलते हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% की भारी वृद्धि। अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए सरकार ने सीमा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसी के तहत सीमा से जुड़े बजट और निर्माण कार्यों में 400% की जबरदस्त वृद्धि की गई है ताकि आधुनिक तकनीकों और मजबूत ढांचों के जरिए सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार की डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी, जिसे केंद्र सरकार का समर्थन हासिल है, तो राज्य की शुभेंदु सरकार ने घुसपैठ और घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी पहचानो, हटाओ और वापस भेजो पॉलिसी लागू की है। सीमावर्ती जिलों में होल्डिंग सेंटर्स की स्थापना। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में विशेष होल्डिंग सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में पकड़े गए अवैध नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और डिपोर्ट करने तक इन हाईटेक सेंटर्स में सुरक्षित हिरासत में रखा जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पुशबैक पॉलिसी का असर, 4800 अवैध प्रवासी भेजे गए वापस। तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लागू की गई सख्त पुशबैक पॉलिसी के तहत 7 जून तक, यह अभी ताज़ा आंकड़ा नहीं है, 7 जून तक का आंकड़ा है, इसके मुताबिक 4800 अवैध प्रवासियों को वापस सीमा पार भेजा जा चुका है। इस सख्ती का ज़मीनी असर यह हुआ है कि कानूनी कार्रवाई के डर से रोज़ सैकड़ों घुसपैठिए खुद ही अपने देश बांग्लादेश वापस लौट रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन का ट्रांसफर। देखिए, पश्चिम बंगाल की कुल 2216 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से करीब 556 किलोमीटर का हिस्सा अब तक असुरक्षित यानी बिना बाड़ या फेंसिंग के था। ममता सरकार इसके लिए जमीन नहीं दे रही थी, लेकिन इस सुरक्षा चूक को ठीक करने के लिए शुभेंदु सरकार ने बाड़ लगाने के लिए जरूरी 556 किलोमीटर भूमि में से लगभग 100 किलोमीटर भूमि बीएसएफ को सौंप दी है ताकि फेंसिंग का काम तेजी से पूरा किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट पर। चिकन नेक कॉरिडोर में सेफ्टी और सर्विलांस ग्रिड। भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से सबसे संवेदनशील हिस्से चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस का एक साझा सेफ्टी सर्विलांस ग्रिड तैयार किया गया है। इस ग्रिड का मकसद इस सक्रिय गलियारी में घुसपैठ के जरिए हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव को हर हाल में रोकना है। चिकन नेक पर बीएसएफ को 54 एकड़ भूमि भी ट्रांसफर की गई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अवैध बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए 54 एकड़ सरकारी भूमि को स्थायी आधार पर बीएसएफ और एसएसबी को सौंपने की मंजूरी दी गई है। इससे दोनों बल इस क्षेत्र में अपने स्थायी बेस और निगरानी चौकियां स्थापित कर सकेंगे। इस आगे बढ़ते हैं। देखिए, 7 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार को सौंपने का फैसला किया गया है। सुरक्षा ग्रिड को और अधिक मजबूत और निर्बाध बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए चिकन नेक कॉरिडोर से गुजरने वाले 7 प्रमुख जो राजमार्ग हैं उनका जो नियंत्रण है और प्रबंधन है वो सीधे केंद्र सरकार की एजेंसी एनएचएआई और एनएचआईडीएसएल को सौंप दिया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की तेज आवाजाही को सुनिश्चित करना और बिना किसी बाधा के रियल टाइम लॉजिस्टिक ग्रिड को संचालित करना है। तो देखिए कितने उपाय लगातार आजमाए जा रहे हैं, अप्लाई किए जा रहे हैं। दरअसल पहले समस्या स्थायी और समाधान अस्थायी थे, लेकिन मोदी सरकार में समस्याओं की जड़ पर प्रहार कर समाधान को स्थायी बनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब सीमा सुरक्षा केवल चौकियों और जवानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तकनीक, स्थानीय आबादी, मजबूत बुनियादी ढांचा और एकीकृत सुरक्षा व्यवस्था के जरिए चौतरफा सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये बहुत जरूरी बात है कि देश की सीमाओं की चिंता सभी डायमेंशन को कवर कर और सभी समस्याओं को लिस्ट कर एक लीक प्रूफ सुरक्षा प्लान के तहत सुनिश्चित की जाए।
जब मैं चतुष्कोणीय सुरक्षा दृष्टिकोण कहता हूं, उसमें 4 लिंब बनाए हैं। एक सीमा रक्षक बल, जिस सीमा पर जो बल होगा वो, राज्य और जिला प्रशासन जिसने एंक्रोचमेंट, अवैध एंक्रोचमेंट से लेकर सारी गतिविधियों को देखना है, जनसांख्यिकी के बदलाव को भी स्टडी करना है और विकास के काम को बॉर्डर के पहले गांव तक पहुंचाना है। भारत सरकार के संबंधित हितधारक जिसमें ईडी, सीबीडीटी, सारे सीमा सुरक्षा बल, भारत सरकार की दोनों सूचना की एजेंसियां, ये सभी मिलकर एक तीसरा लिंब बनता है और चौथा नागरिक, स्थानीय नागरिक। ये 4 लिंब में हम सभी सुरक्षा की समस्या का समाधान को डेबिट कर कर एक सर्वग्राही सुरक्षा दृष्टिकोण बनाना चाहते हैं। तो सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब सीमा पर घुसपैठ बढ़ती है तो उस सीमावर्ती राज्य की डेमोग्राफी भी बिगड़ जाती है, जैसा पश्चिम बंगाल के साथ हुआ है। इसलिए इस पूरे विषय का पूरा सच जानने के लिए पश्चिम बंगाल के जनसंख्या के आंकड़ों को जानना बहुत जरूरी है, जो ये बताते हैं कि आजादी के बाद से ही बंगाल में मुस्लिम आबादी देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ी है, जो घुसपैठ के शक को और भी पुख्ता बनाती है। अगर पश्चिम बंगाल के जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें तो 1951 में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 19.8% थी, लेकिन 2011 के आंकड़ों के मुताबिक आज पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी है 27%। ये 2011 के आंकड़ों के मुताबिक, यानी राज्य की जनसंख्या में 7.2% मुसलमान की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ गई है। 1951 में पश्चिम बंगाल में करीब 51 लाख मुसलमान थे, वहीं 2011 में मुसलमानों की आबादी है करीब 2.47 करोड़, यानी करीब करीब 5 गुना की बढ़ोतरी मुस्लिम आबादी में हुई है। अगर पूरे देश से इसकी तुलना की जाए तो आज़ादी के बाद से पूरे देश में जो मुस्लिम आबादी है वो 4.3% की रफ्तार से बढ़ी है। वहीं बंगाल में बढ़ोतरी का इतने ही समय में जो प्रतिशत है वो है 7.2%, यानी पूरे देश के औसत के मुकाबले में बंगाल में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में 1951 में जहां 78.7% हिंदू थे, वहीं 2011 में यह हिस्सेदारी घटकर 70.5% पहुंच गई है, यानी हिंदुओं की आबादी पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 8.2% की उसमें गिरावट आई है। तो बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ और उसके बाद होने वाला डेमोग्राफी चेंज सिर्फ बंगाल की समस्या नहीं है, इसका एक बड़ा शिकार असम राज्य भी हुआ है। आज असम जम्मू और कश्मीर के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम प्रतिशत वाला राज्य बन गया है। असम की जनसंख्या के आंकड़े देखने पर पता चलता है कि आज़ादी के बाद से यहां जमकर जनसंख्या असंतुलन हुआ है और इसके पीछे बांग्लादेश से हुई घुसपैठ का सबसे बड़ा हाथ बताया जाता है। आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि असम की जनसंख्या असंतुलन का पूरा सच क्या है। तो देखिए, आज़ादी के बाद जब 1951 में पहली जनगणना हुई तो असम में मुस्लिम आबादी 22.6% थी। 20 साल बाद 1971 में असम में मुस्लिम आबादी बढ़कर हो गई 24.6%। इसके बाद 1991 में पूरे 20 साल बाद असम में मुसलमानों की संख्या हो गई 28.4%। वहीं 2001 में असम में जो मुस्लिम आबादी ने सीधे 31% के आंकड़े को छू लिया। वहीं पिछली जनगणना यानी 2011 में असम में मुसलमानों की संख्या हो चुकी है 34.2% और यही हाल रहा तो जानकारों का मानना है कि असम में अगली जनगणना में राज्य में मुसलमानों की संख्या करीब करीब 40% के आसपास तक हो जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि असम में एक अनुमान के मुताबिक आखिर कितने बांग्लादेशी हो सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन इन असम ड्यूरिंग 1951 टू 2011 नाम की एक प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 1961 में करीब 2,95,000 बांग्लादेशी मूल के लोग असम में रहते थे। वहीं 1971 में बांग्लादेशियों की असम में संख्या बढ़कर हो गई करीब 7 लाख, जबकि अगले 20 साल में यानी 1991 तक आते आते असम में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और यह संख्या सीधे 21,20,000 तक पहुंच गई। लेकिन 2001 में तो ये सारी हदें पार करते हुए 42,35,000 तक पहुंच गई है 2001 में।
यानी एक रिसर्च के मुताबिक 2001 में असम में बांग्लादेशी मूल के 42,35,000 अवैध निवासी रह रहे हैं। सोचिए 2026 में यह आंकड़ा और कितना बढ़ चुका होगा। हो सकता है कि यह आंकड़ा करोड़ के भी पार पहुंच गया हो। अगर आपको यह लगता है कि मुस्लिम आबादी तो पूरे भारत में ही बढ़ी है, तो असम में ऐसा क्या अलग हो रहा है और हम असम को लेकर चिंता क्यों जता रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1951 से 2011 के बीच पूरे भारत में जो आबादी है मुसलमानों की वो 4.3 और 4.4 के आसपास बढ़ी, जबकि इसी दौरान असम में मुसलमानों की संख्या में 11.6% की बढ़ोतरी हुई है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 2001 में असम में 6 मुस्लिम बहुल जिले थे, लेकिन आज मुसलमान जो हैं वो असम के लगभग 11 जिलों में बहुसंख्यक हो चुके हैं। वहीं दूसरे अन्य 5-4 जिलों में भी प्रभावी जनसंख्या रखते हैं, जबकि 2001 से लेकर 2011 के बीच सिर्फ 10 सालों में मुस्लिम बहुल जिलों की संख्या जो है वो 6 से बढ़कर 11 हो गई। सोचिए आज 2026 में क्या हाल होगा। तो बंगाल और असम के बाद आइए चलते हैं बिहार। और बिहार की सीमा भले ही बांग्लादेश से नहीं लगती है, लेकिन फिर भी यहां घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिसके केंद्र में है राज्य का सीमांचल का इलाका। तो सीमांचल में बहुत तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और यह माना जाता है कि इसके पीछे घुसपैठ एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अब हम आपको जनसंख्या के सरकारी आंकड़ों के जरिए जो बताने वाले हैं उससे पूरा सच अपने आप बाहर आ जाएगा। इसके लिए हमने 1991 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो ध्यान से देखिए, अररिया जिले में 1991 में मुस्लिम आबादी 38% थी, 2011 में बढ़कर 43% हो गई, यानी 20 साल में मुस्लिम आबादी में पूरे 5% की बढ़ोतरी हुई। अब ध्यान से देखिए, कटिहार को 1991 में यहां मुस्लिम आबादी 41% थी, तो 2011 में हो गई 44.5%, यानी 20 साल में यहां 3.5% का उछाल आया। अब चलते हैं पूर्णिया। 2011 में पूर्णिया जिले में 36.5% मुसलमान रहते थे, लेकिन 2011 में मुस्लिम जनसंख्या हो गई 38.5%, यानी इसमें आया 2% का उछाल। अब बात किशनगंज की, यहां 1991 में मुस्लिम आबादी थी 66%, करीब 66%। 2011 में ये हो गई 68%, यानी 20 साल में यहां मुस्लिम जनसंख्या पूरे 2% बढ़ गई। अगर आपको लग रहा है कि इसमें क्या गलत है, क्योंकि मुस्लिम आबादी तो पूरे देश में बढ़ी है, लेकिन यहीं पर आप गलत हैं। अब इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 1991 से 2011 के बीच भारत में, बिहार में और अकेले सीमांचल में मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी में क्या अंतर है। बहुत ध्यान से देखिए इस वक्त स्क्रीन को अपनी। 1991 में पूरे भारत में मुस्लिम आबादी 12.6% थी, जो 2011 की जनगणना में 14.2% हो गई। इस तरह पूरे भारत में 1.6% मुसलमान जो आबादी है वो 20 साल में बढ़ी। ठीक है, यह भारत की बात हुई। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में 1991 में मुस्लिम आबादी थी 14.8%, जो 2023 में जातिगत जनगणना में हो गई 17.7%। ध्यान रहे, बिहार सरकार ने 2023 में जातिगत जनगणना करवाई थी, ये उसी का आंकड़ा है, यानी 32 साल में बिहार में मुस्लिम आबादी बढ़ी 2.9%। पूरे बिहार की बात हो रही है। अब बहुत ध्यान से सीमांचल का आंकड़ा देखिए। 1991 में सीमांचल के 4 जिले अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में कुल मुस्लिम आबादी 38.2% थी, जो 2011 में हो गई 42.7%, यानी 20 साल में इसमें बढ़ोतरी हुई पूरे 4.5% की। तो सोचिए, बिहार में जो मुस्लिम आबादी है वो 32-33 साल में सिर्फ 2.9% बढ़ती है, और सीमांचल में सिर्फ 20 साल में मुस्लिम आबादी 4.5% बढ़ जाती है। और पूरे भारत की बात करें तो इस दौरान में सिर्फ 1.6% आबादी बढ़ती है। यही है खतरे की घंटी। और अगर आपको लगता है कि घुसपैठ से डेमोग्राफी चेंज सिर्फ सीमावर्ती राज्यों यानी बॉर्डर स्टेट्स में होता है, तो आप गलत हैं। इसका असर पूरे भारत और खासकर देश के बड़े शहरों पर भी पड़ता है, क्योंकि ये घुसपैठिए इन राज्यों से निकलकर, सीमावर्ती राज्यों से निकलकर सीधे दिल्ली और मुंबई समेत देश के अलग अलग शहरों में जाकर बस जाते हैं। आपको बता दें कि मुंबई को लेकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने बीते साल एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक मुंबई में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है और हिंदू आबादी
कम हो रही है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुंबई में 1961 में हिंदू आबादी 88% थी, जो 2011 में घटकर 66% रह गई, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 1961 में मुस्लिम आबादी सिर्फ 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई। यानी 50 सालों में मुंबई में हिंदुओं की संख्या पूरे 22% कम हुई है। वहीं 50 सालों में मुस्लिम आबादी 13% बढ़ी है। यानी इस दौरान मुसलमानों की संख्या, जो जनसंख्या है, वो मुंबई में करीब करीब ढाई गुना बढ़ी है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अध्ययन के अनुसार अगर जनसंख्या में इसी तरह की बढ़ोतरी होती रही मुस्लिम जनसंख्या में, तो मुंबई में अगले 40 सालों में यानी 2051 या उसके बाद तक हिंदू जनसंख्या करीब करीब 54% रह जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा बढ़ सकती है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुंबई में बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है और कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए इन घुसपैठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये घुसपैठिए फेक वोटर आईडी हासिल कर लेते हैं। अवैध घुसपैठियों ने मुंबई की झुग्गियों में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ाई है, जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छता, जल आपूर्ति, बिजली जैसी सार्वजनिक सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। तो ये मुंबई की समस्या नहीं, पूरे भारत की समस्या है। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि कर्नाटक में चल रहे एसआईआर में स्थायी निवास प्रमाण पत्र पर क्यों मचा है घमासान। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और आपको ये पता होगा कि कर्नाटक में इस समय SIR की प्रक्रिया चल रही है और खबर यह है कि बंगाल और बिहार में जिन घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से कट गया है, अब वो कर्नाटक की मतदाता सूची में घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं, ऐसा आरोप है। इसके लिए वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बनवा रहे हैं, ये भी आरोप है। और यह गंभीर आरोप लगाया है केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक बीजेपी की वरिष्ठ नेता शोभा करंदलाजे ने। आप भी सुनिए उन्होंने क्या खुलासा किया। कर्नाटका में लाखों लोग वेस्ट बंगाल से, बिहार से किसको भगाया, वो कर्नाटका आया। बहुत सारे जगह में मैं खुद गई, उसको देखी, वो किधर से आए है उसका पता किया, कंप्लेंट दिया। अभी वही लोगों को परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ये सरकार दे रहे हैं।
राज्य सरकार का एक ही उद्देश्य है, इलीगल लोगों को लीगलाइज करे। राज्य सरकार ये सब करके नेशनल सिक्योरिटी को, हमारा आंतरिक भद्रता को थ्रेट पहुंचा रहे, सवाल उठा रहे। एंड मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा भूल होगा। कब बना रहे ये SIR का बीच में? क्या उद्देश्य है? वोटर लिस्ट में इंक्लूड करो एंड वो वोट बैंक हो जाएगा। वोट बैंक का कारण से ये DK शिवकुमार इसको कर रहे हैं, इसको हम विरोध करते हैं। तो फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं टीम की दवाई तो समय पर ले रहा हूँ, पर तबीयत ठीक नहीं हो रही है। दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार भी जरूरी है। गरीब आदमी कहाँ से पौष्टिक आहार ले? अच्छी खुराक महंगी हो ये जरूरी नहीं है। घर पर बना खाना जैसे दाल, मोटा अनाज, अंकुरित दालें, दूध, हरी सब्जियां, ये सब भी पौष्टिक है। ऐसे समझो, इलाज में दवाई और पौष्टिक खाने दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। एक भी चीज के हटाने से सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार टीबी रोगियों को पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपए की सहायता देती है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।